नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आज की इस जानकारी में, आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और प्रमुख रूप से ये जो चैनल है इसके माध्यम से जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रमुख रूप से किसी न किसी परीक्षा की तैयारी है वो कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रिट की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, यहाँ तक कॉलेज लेक्चर और आरजेएस और जो जेएलओ एग्जाम है उसके लिए भी बच्चों का काफ़ी रिस्पॉन्स हो रहा है। काफ़ी अच्छा आप लोगों का व्यू हो रहा है कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो बढ़ा है इन वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए इसी रूप में कुछ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी ये मंशा थी कि सर आप ये जो क का उच्चारण स्थान क्या होता है, च का उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये प्रश्न जो प्रमुख रूप से, और वो क्या उच्चारण स्थान का मतलब भाई जब किसी चीज को हम बोलते हैं, किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, तो एक मुख का एक भाग है वो सर्वाधिक एक्टिव रहता है, सर्वाधिक सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है, और वही जो भाग है वो उसका उच्चारण स्थान है वो बन जाता है। जैसे मैं कहूंगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, वो हो जाएगा। मैं कहूँ च का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये चीजें ऐसे याद नहीं रहती है। आप लोग कितने रट लो आपको ये याद नहीं होगी। इसलिए महर्षि पाणिनि हैं जो एक विद्वान हुए हैं, जो प्रमुख रूप से एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने इन चीजों को याद रखने के लिए क्या दिया है, एक सूत्र दिया है। हर चीज को याद रखने के लिए सूत्र दिया है, और वो सूत्र 4-5 वर्णों का है ज्यादा से ज्यादा। बस उसको आप याद कर लोगे तो आप प्रमुख रूप से हर चीज है वो सीख जाओगे। जैसे हर चीज के लिए उन्होंने सूत्र दे दिया, जैसे अको है विसर्जनिया, ठीक है, उसके बाद इचु यसाना, ऋतु रसाना, ऋतु लसाना, जो दंतोष्ट वर्ण कौन सा होता है, ठीक है, और ओष्ठ्य वर्ण वो कौन से होते हैं, कौन से नासिक के वर्ण होते हैं, सबको उन्होंने एक अच्छी तरीके से सूत्र के माध्यम से बांधने का प्रयास किया। और जो आपको पता है संस्कृत भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है, और संस्कृत में जो संस्कृत बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कुछ ना कुछ ज्ञान है वो संस्कृत का भी है। इसलिए हम प्रमुख रूप से मानते हैं कि संस्कृत में किसी चीज को सीखने के लिए सूत्र है उनको सीखना आवश्यक है। जिस प्रकार गणित में हम किसी भी प्रश्न को जब उसका उत्तर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यानी कि उसका सूत्र हमारे पास होगा तो हम आसानी से उसका उत्तर है वो निकाल सकेंगे। यदि अपने सूत्र याद नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम संस्कृत से उन सूत्रों को महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया उसको हिंदी में लाएं, और इन चीजों को याद रखा गया है। चाहे छोटी से छोटी परीक्षा ले लो, चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा ले लो, 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, च का उच्चारण स्थान क्या है, या निम्न में से कौन सा कंठ्य वर्ण है, ये प्रमुख रूप से पूछ लिया जाता है। तो मैं इस कक्षा में आप निरंतर रूप से 15-20 मिनट मेरे साथ आप बने रहिए। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपका ये प्रश्न आज के बाद गलत होना बंद हो जाएगा। यहीं पे उसके स्टॉप लग जाएगा कि ये प्रश्न आप कभी गलत करोगे या नहीं करोगे, परंतु 4-5 आपको केवल सूत्र है वो याद करने, और मेरी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान है वो रखना है। चलिए हम चलते हैं अपनी इस कक्षा की तरफ। देखिए वर्णों का वर्गीकरण, वैसे तो वर्णों का वर्गीकरण अब अलग अलग तरीके से किया जाता है, परंतु हम यहाँ पर क्या करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कौन सा भाव ज्यादा क्रियाशील रहेगा हमारे मुख का, उसके आधार पे हम इसको देखेंगे। वही बात है, किसी वर्ण स्वर या व्यंजन का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग सर्वाधिक क्या रहता है, सक्रिय रहता है या एक्टिव रहता है। अतः वही अंग उस वर्ण का क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान है वो मान लिया जाता है। वही जो अंग, वही जो वर्ण है या वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। चाहे वो अंग कंठ हो, चाहे वो मूर्धा हो, चाहे वो दांत हो, कुछ भी हो, उसका उच्चारण स्थान है वो मान लिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि रस सूत्र वो दिए गए हैं या उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को समझने के लिए किसके द्वारा जो सूत्र है वो दिए गए, तो आचार्य या महर्षि पाणिनि के द्वारा ये चीज है वो दी गई है। अब देखिए ये 10 मैंने उच्चारण स्थान वो बनाए मेरे अनुसार, किसी किताब में आपको अलग बन मिल सकते हैं, मैंने आपको और अधिक अच्छे से आसानी से समझाने के लिए ये सूत्र है वो बनाए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंठ का, यानी कि देखिए
आपको क्रम से चलना है। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, ठीक है, उसके बाद जीभ आती है, ठीक है, उसके बाद मान के चलो आपके दांत आते हैं और उसके बाद आपके होंठ आते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, कंठ से चलना है, तालु की तरफ चलना है, उसके बाद जीभ पे जाना है, उसके बाद दांत पे जाना है, उसके बाद होंठ पे आना है। बस इतनी सी बात है। देखिए अकु है, विसर्जन या कंठ है, इसमें क्या हो जाएगा, बस इसमें आपको देखिए ए यानी कि ए और आ, क यानी क वर्ग, क वर्ग पूरा ही, क ख ग घ ग, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखिए है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग। यानी कि प्रमुख रूप से आप क्या देखेंगे, ए आ, इसके बाद आप देखेंगे ए आ के बाद क वर्ग है और विसर्ग। ये जो सारे ये जो हैं ये प्रमुख रूप से किस में आ जाएंगे, कंठ है, इनका उच्चारण स्थान है वो मानेंगे। आप ऐसे बोल करके देखोगे ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब एकदम हो जाएगा, मिल मिलाप जाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार से याद वो करने हैं। उसके बाद है देखिए तालु का, जो तालुआ होता है, जो बच्चे का हम लोग कहते हैं कि तालुआ ऊपर होता तो सबका ही है, पर तालुआ बच्चे का ज्यादा आप आभास कर सकते हो। तो देखिए तालुआ, इसमें ई, छोटी ई, बड़ी, इसके बाद स वर्ग, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये, और उसके बाद आ जाएगा ये स। इसीलिए शंकर वाले स को क्या कहते हैं, तालव्य स के नाम से हम लोग बुलाते हैं। उसके बाद तीसरा मूर्धा यानी कि जीभ, इसके अंदर हम लेंगे री, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद रे, और उसके बाद स। ये जो स षटकोण वाला स बोलते हैं, ये मूर्धन्य स है वो बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए संस्कृत में री, उसके बाद त वर्ग, इसके बाद आपका लय, और उसके बाद ये स। ये जो स संतोष वाला स होता है वो प्रमुख रूप से दंते स होता है। यानी ये स कौन सा हो गया, तालव्य, ये स कौन सा हो गया, मूर्धन्य, और ये स कौन सा हो गया, दंते स। तीनों स इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ए आ, क वर्ग है और विसर्ग। इसमें ए ई सॉरी ई, च वर्ग, ये और स। इसमें री, ट वर्ग और रे और ये स। उसके बाद री, त वर्ग, लय और स। इसके बाद देखें ओष्ठ, हमने प्रमुख रूप से क्या कर लिया है, चार है वो देख ली है। ओष्ठ में क्या आ जाएगा, देखो उ और उ दोनों आ जाएंगे। इसके बाद प वर्ग आ जाएगा, यानी प, फ, ब, भ, म। इसके बाद उपमूर्धन्य ध्वनियां, यानी देखिए जो पहले ये प्राकृत और पाली में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ये देखिए, यानी किसी भी वर्ण को लिख करके उसके नीचे से ऐसे कड़ी लगा करके ऊपर से कड़ी लगा करके लिखा जाता था। ये जो ध्वनियां है वो मूर्धन्य ध्वनियां वो आ जाएगी, जिसका उच्चारण स्थान आप क्या मानेंगे, प्रमुख रूप से ओष्ठ है वो मानेंगे, क्योंकि पै का भी यही है और फै का भी यही है, इसलिए हम इसको मानेंगे। उसके बाद देखिए नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार यानी कि जो पंचम वर्ण होता है, देखिए किसका, क का, ये देखिए च का, ट का, त का, और उसके बाद आपका प का, इनका जो पंचम वर्ण होता है उनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो उच्चारण स्थान में आएगा वही, जैसे ये कंठे में आ गया, तालव्य में आ गया, मूर्धन्य में आ गया, और एक होता है नासिका व्यंजन। परीक्षा में मान के चलो प्रश्न आ जाता है कि इसमें आप क्या करें, नासिका करें या उसका जो उच्चारण स्थान ये जो आ रहा है जैसे कंठ वगैरह करें, तो वहां पर यदि दोनों साथ में आ जाते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको वहां पर उसका नासिका व्यंजन है या नासिका जो उच्चारण स्थान है वो पहले है, वो उसको प्राथमिकता देनी है। यदि वो नहीं आता है नासिका तो फिर उसका उच्चारण स्थान आप लोग देख सकते हो, तो विशेष रूप से इस चीज का आप वो ध्यान रखोगे। उसके बाद देखिए ये आ गया, जैसे ये च वर्ग में आ गया, ये प वर्ग में आ गया, ये क वर्ग में आ गया, ये ट वर्ग में आ गया, और ये त वर्ग में आ गया। ये सारे नासिका होती हैं और उनका उच्चारण स्थान दो दो उच्चारण स्थान है वो प्रमुख रूप से होता है। और परीक्षा में दोनों में से एक का चयन करने की स्थिति में आपको नासिका को ही प्राथमिकता देकर के उसका उत्तर है वो मानना है। उसके बाद देखिए ये बड़े प्रमुख रूप से ये जो चार मैंने नीचे लिखे हैं 7, 8, 9, 10 नंबर पे, यहाँ से एक एक दो दो ही वर्ण है इसमें, चाहे आपका स्वर हो चाहे व्यंजन हो, परंतु यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है अगला, तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान है वो रखेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले है कंठ तालु व्यंजन की कंठ, देखिए
कंठ तालु मतलब इसमें कंठ भी आ जाएगा और तालु भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका कि कंठ तालु व्यंजन में दो वर्ण आ जाएंगे, दो स्वर है वो आएंगे, ए और आई। ये जो दो हैं वो प्रमुख रूप से क्या आ जाएंगे आपके इसमें शामिल है, वो हो जाएंगे। देखिए आप प्रमुख रूप से देखिए ए और ई से बना है, कौन सा, ई। ठीक है, अब ए का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए ये आ गया कंठ, तो ये कंठ आ गया। अब ई का उच्चारण स्थान क्या है, ये देखिए तालु। यानी ये जो ए है वो ए और ई से बना है, और ए वो कंठ है और ई है वो तालु है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कंठ तालु है वो कहा जाता है। उसके बाद है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा आपका, ओ और औ आ जाएगा, ओ और औ है वो आ जाएगा। और आपको पता है ओ किससे बना है, ओ बना है ए और ऊ से, ये जो ए है वो बना है ए और ऊ से। अब आपको पता है ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ये देखिए ऊ कहाँ पे गया, री आ गया, ऊ आ गया, उप मूर्धन्य, देखिए ऊ किस में आता है, ओष्ठ में आता है, इसलिए प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा ओष्ठ, और ये माना जाएगा आपका कंठोष्ठ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा आपका, जो एक ही वर्ण है जो प्रमुख रूप से व्यंजन है वो है व। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण है, तो वहां पर आपको आंख बंद करके व यानी वर्षा को वहां पर आपका चयन है वो करना है। उसके बाद देखिए अंतिम है जीवा मूल्य वर्ण। ये जीवा मूल्य जो वर्ण है, ये देखिए ये तो प्रमुख रूप से किस में आ जाएंगे, ये आपके इसमें पै वाले में आ जाएंगे, इसमें ओष्ठ में आ जाएंगे। जबकि जो प्रमुख रूप से आपके इस प्रकार से आप जो लिखोगे, यहाँ पे तो पै और फै को लिखा है, मैंने ये मान लो यहाँ पर ये लिखा कै, मैंने यहाँ पे लिखा ख, मैंने लिखा ग, तो इस प्रकार की सारे में इस प्रकार की डंडी लगेगी ना, वो प्रमुख रूप से जीव्या मूल स्थान है उनका माना जाएगा। और ये प्रमुख रूप से पाली, प्राकृत और राजस्थानी भाषा में भी कहीं कहीं इनका प्रयोग है वो किया जाता है। हम जो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं इसमें इसका प्रयोग है वो न के बराबर है वो किया जाता है। और प्रमुख रूप से आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, इनमें मैंने 10 उच्चारण स्थान बनाए हैं, कंठे, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल। और इसको प्रमुख रूप से यहाँ से 1 या 2% आपको पूछा जाता है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप रटने वाली चीज नहीं है ये। जिस प्रकार सूत्रों के माध्यम से किसी चीज को आप सीख सकते हैं, उसी प्रकार ये चीज भी आप सूत्रों के माध्यम से सीख सकते हैं, क्योंकि सूत्र जहां पर आ जाएंगे और सूत्र आपके याद हो गए कि अकुह विसर्जनिया, इचु यसाना, ऋतु रसाना, ऋतु रसाना, ठीक है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत वो होने वाली नहीं है। और आप प्रमुख रूप से एकदम सटीक उत्तर की तरफ जाएंगे, और आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर 100% है वो सही होगा। रटने वाली चीज को रटिए, समझने वाली चीज को आप समझिए, क्योंकि हर अपने को तो क्या करना है, वो चीज याद होनी चाहिए। जहां तक सूत्रों के देखो रटोगे तो थोड़े समय के लिए आपको याद होगा, उसके बाद उसको भूल जाओगे आप, ठीक है। और आप मुझे जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो है वो किस विषय में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, और आपकी इच्छा के अनुरूप ही आपकी पढ़ाई और आपकी सक्सेस ही इस चैनल का एक उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य में हम लोग तभी कामयाब होंगे जब आप एक्टिव होकर के इस चैनल को और इस चैनल के वीडियो को आप क्या मानेंगे, अपना वीडियो मानेंगे, और अपना वीडियो मान करके इसको देखेंगे। और मैं भी आपका एक छोटा या बड़ा भाई हूं, और यदि कुछ भी आपको शंका समाधान है तो उसके समाधान के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।